आज के इस खास और गहन विश्लेषण में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सीधा हमारी अर्थव्यवस्था और मतलब हमारे देश के भविष्य की नींव से जुड़ा है। बिल्कुल। और आज का जो हमारा मुख्य फोकस है वो है भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का अध्याय 2। हाँ, जिसका शीर्षक है राजकोषीय घटनाक्रम, विश्वसनीय समेकन के माध्यम से स्थिरता को सुदृढ़ करना। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। भारी भरकम तो है, मतलब किसी अर्थशास्त्र की मोटी किताब का चैप्टर लगता है, लेकिन आज का हमारा मिशन यही है कि इसे डिकोड किया जाए। बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में। सही कहा आपने। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि जब पूरी दुनिया में भारी आर्थिक अस्थिरता है, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे हो रही है, तब भारत ने अपने फाइनेंसेस का प्रबंधन इतनी कुशलता से कैसे किया। देश ने ऐतिहासिक क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स कैसे हासिल किए, और सबसे जरूरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और जो राज्य सरकारें नकद योजनाएं दे रही हैं, उनके बीच एक नाजुक संतुलन कैसे बन रहा है। तो आज हम देश के बही खाते को समझने की कोशिश करेंगे जी। और शुरुआत हम एक बहुत ही शानदार खबर से करते हैं जो हाल ही में काफी चर्चा में रही। जी। साल 2025 में भारत को कई ग्लोबल एजेंसी से सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिले। मैंने पढ़ा था कि एस&पी जैसी बड़ी एजेंसी ने लगभग 2 दशकों बाद भारत की रेटिंग बढ़ाई है। हाँ, करीब 20 साल बाद। तो आगे बढ़ने से पहले जरा इस सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को आसान भाषा में समझते हैं। हाँ। मतलब एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है, मैं समझाती हूँ। जैसे किसी आम इंसान का एक सिबिल स्कोर होता है ना। हाँ, जो लोन लेने के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल, जो तय करता है कि बैंक आपको कितनी आसानी से और किस ब्याज दर पर लोन देगा। ठीक वैसे ही सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश का क्रेडिट स्कोर होता है। अच्छा। और इस साल 2025 में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग एजेंसियों ने, मॉर्निंगस्टार, DBRS, S&P और RNI, तीनों ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है। तीनों ने एक साथ? जी। और खास तौर पर S&P द्वारा भारत को BBB माइनस से BBB में अपग्रेड करना बहुत बड़ी बात है। जब ये रेटिंग सुधरती है तो इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा भरोसा है। इससे देश को इंटरनेशनल मार्केट से कम ब्याज पर कर्ज मिल सकता है। मतलब विकास कार्यों के लिए ज्यादा पैसा बचेगा हमारे पास। बिल्कुल। ये तो बहुत ही शानदार बात है। देश की क्रेडिट हिस्ट्री सुधर गई है। लेकिन ये कोई जादू तो नहीं है कि रातों रात हो गया। हमने ऐसा क्या किया कि दुनिया भर की एजेंसियां अचानक भारत पर इतना भरोसा जताने लगी। इस भरोसे के पीछे सरकार की एक बहुत ही सख्त नीति काम कर रही है। इसे अर्थशास्त्र में राजकोषीय समीकन या फिस्कल कंसोलिडेशन कहा जाता है। फिस्कल कंसोलिडेशन? हाँ, इसे घरेलू बजट की तरह सोचिए। अगर कोई परिवार 100 रुपए कमाता है और 110 रुपए खर्च करता है, तो वो 10 रुपए का घाटा सह रहा है। एकदम सही। और उसकी भरपाई वो कर्ज लेकर करता है। सरकार के मामले में इसे राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो हमारा घाटा कितना था और अब कितना है? अगर आंकड़ों को देखें तो वित्त वर्ष 2021 में जब महामारी का चरम था, तब तो खर्चे बहुत बढ़ गए थे। हाँ, तब भारत का राजकोषीय घाटा GDP के 9% तक पहुंच गया था। 9.2%? ये तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा था, लेकिन उस समय सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि इस घाटे को तेजी से कम किया जाएगा। और अब जो आंकड़े सामने आए हैं, वित्त वर्ष 2026 के लिए इस घाटे को 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब सीधे आधे से भी कम? जी। सरकार ने अपने खर्चों को बहुत ही अनुशासन के साथ मैनेज किया है और इसी अनुशासन ने रेटिंग एजेंसियों का भरोसा जीता है। रुकिए, घाटा कम करने का मतलब है कि सरकार ने या तो अपने खर्चों में भारी कटौती की होगी या फिर टैक्स बढ़ा दिया होगा। महामारी के बाद के दौर में ऐसा करना तो इकोनॉमिकली रिस्की हो सकता था। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्या दुनिया के बाकी देश भी ऐसा ही कर रहे हैं? यहीं पर भारत की रणनीति दुनिया से अलग दिखती है। अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देखें तो दुनिया के कई विकसित देश आज भी महामारी के दौरान लिए गए कर्ज के भारी बोझ तले दबे हुए हैं। वो अपना घाटा कम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं। इसके विपरीत भारत ने 2020 से लेकर अब तक अपने सामान्य सरकारी ऋण से GDP अनुपात यानी जनरल गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशियो में 7.1% की उल्लेखनीय कमी की है।
7.1% की कमी। हाँ, हमने विकास की रफ्तार को धीमा किए बिना अपना कर्ज कम किया है। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना बहुत मुश्किल होता है। कर्ज कम हो रहा है, घाटा आधा हो गया है, तो फिर सरकारी खजाने में इतना पैसा आ कहां से रहा है? खजाने में पैसा आने के पीछे कई कारण हैं। क्या कॉर्पोरेट सेक्टर से कोई बड़ी मदद मिली है? बिल्कुल, कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके मुनाफे के आंकड़े बहुत कुछ साफ कर देते हैं। अच्छा, उनके मुनाफे में कितनी बढ़ोतरी हुई है? वित्त वर्ष 2021 में इन कंपनियों का कुल मुनाफा 2.5 ट्रिलियन रुपए था, जो वित्त वर्ष 2025 में छलांग लगाकर 7.1 ट्रिलियन रुपए हो गया है। 2.5 से सीधा 7.1 ट्रिलियन। हाँ, मुनाफे में इस भारी उछाल का सीधा असर ये हुआ कि सरकार का कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन लगभग दुगना हो गया। मतलब कंपनियां ज्यादा कमा रही हैं, तो सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिल रहा है। सही कहा। और ये सिर्फ कंपनियों की सफलता नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि हमारी इकोनॉमी तेजी से फॉर्मलाइज हो रही है। ज्यादा व्यापार अब टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। मतलब मुनाफा लगभग 3 गुना हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन सिर्फ कॉर्पोरेट ही क्यों? मैंने ये भी पढ़ा था कि नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत आम करदाताओं को भी काफी ऐतिहासिक राहत दी गई है। जी बिल्कुल दी गई है। तो उसका इस पूरे आर्थिक पहिए को घुमाने में क्या योगदान है? इस नए आयकर अधिनियम ने अर्थव्यवस्था में एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया है। नए नियमों के अनुसार अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं लगेगा। और वेतनभोगी करदाताओं के लिए तो ये सीमा 12,75,00,000 रुपए तय की गई है। एकदम सही। जब आम इंसान को इतना बड़ा टैक्स रिबेट मिलता है, तो उसके हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है और ये बचा हुआ पैसा वापस बाजार में जाता है। लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। जी, इससे सीधे तौर पर बाजार में खपत यानी कंजम्पशन को बढ़ावा मिलता है। जब मांग बढ़ती है, कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, जिससे फिर सरकार को टैक्स मिलता है। ये एक पूरा चक्र है। ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइकिल है। लेकिन क्या सरकार की कमाई का एकमात्र जरिया सिर्फ टैक्स ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या खजाने को भरने के लिए कोई और रास्ता भी है जिसके बारे में आमतौर पर ज्यादा चर्चा नहीं होती? यहाँ एक बहुत ही अहम और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू सामने आता है। वो है गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू? हाँ, और इस मामले में रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की भूमिका बहुत बड़ी रही है। इस साल आरबीआई ने सरकार को 2.68 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम सरप्लस ट्रांसफर किया है। 2.68 लाख करोड़ रुपए, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो ये 27% अधिक है। इसके अलावा जो सरकारी कंपनियां हैं, जिन्हें हम CPSEs कहते हैं, उनका प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा है, मिला है। इसी वजह से सरकार बिना आम जनता पर टैक्स का बोझ डाले अपना घाटा कम कर पाई है। ये जानकारी वाकई कई भ्रांतियों को दूर करती है। पैसा आ तो रहा है, ये गणित अब समझ में आ गया, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण इस बात पर भी बहुत जोर देता है कि सिर्फ पैसा आना या खर्च करना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, खर्च की गुणवत्ता ज्यादा मायने रखती है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो खर्च के तरीके में ऐसा क्या बदलाव आया है जो पहले नहीं था? इसे समझने के लिए हमें सरकार के खर्च करने के 2 मुख्य तरीकों को देखना होगा। एक है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल। जी, राजस्व व्यय वो पैसा है जो रोजमर्रा के कामों, वेतन, पेंशन और सब्सिडियों पर खर्च होता है। ये पैसा एक बार खर्च हो गया तो खत्म हो गया। और पूंजीगत व्यय? वो ऐसा निवेश है जिससे लंबी अवधि की संपत्तियां बनती हैं, जैसे हाईवे, रेलवे ट्रैक या पावर प्लांट। सरकार ने बहुत रणनीतिक तरीके से अपने राजस्व व्यय को कम किया है। वो कैसे? वित्त वर्ष 2022 में ये जीडीपी का 13.6% था, जो अब घटकर 10.9% रह गया है। और इस कटौती से जो पैसा बचा, उसे सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी केपेक्स में लगा दिया है। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ा खर्च तो सब्सिडियों का भी होता है ना? हाँ, होता है। और उसे राजनीतिक कारणों से कम करना बहुत मुश्किल माना जाता है। तो इस मोर्चे पर खर्च को कैसे कंट्रोल किया गया? क्या इसमें तकनीक का कोई रोल है? तकनीक ने इस मोर्चे पर पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है, और इसका सबसे बड़ा हथियार रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? जी,
पहले जब सरकार सब्सिडी का पैसा भेजती थी तो बिचौलियों की वजह से वो असली हकदार तक पूरा नहीं पहुंच पाता था। उसमें भारी लीकेज होती थी। चोरी होती थी बीच में। बिल्कुल। लेकिन तकनीक, आधार कार्ड और बैंक खातों को जोड़कर सरकार ने इस व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 सालों में इस डीबीटी प्रणाली के जरिए 3.48 लाख करोड़ रुपए की चोरी रोकी गई है। 3.48 लाख करोड़ रुपए, ये तो एक बहुत ही विशाल राशि है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बच गई। और लाभार्थियों की संख्या जो पहले मात्र 11 करोड़ थी, वो अब बढ़कर 176 करोड़ तक पहुंच गई है। अविश्वसनीय, और यही पैसा शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में लगाया जा रहा है। मैंने रिपोर्ट में इफेक्टिव कैपेक्स नाम का एक शब्द पढ़ा था। जी। बताया गया है कि ये महामारी से पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। ये वृद्धि वास्तव में ऐतिहासिक है। महामारी से पहले जहां सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी का औसतन सिर्फ 1.7% हुआ करता था, वहीं अब ये वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर जीडीपी का 4% हो गया है। 4%। और ये पैसा मुख्य रूप से कहाँ जा रहा है? सरकार इस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से सड़कों, हाईवे और रेलवे के निर्माण पर कर रही है। अर्थशास्त्र में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट या गुणक प्रभाव कहते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट। हाँ, अनुमान है कि जब सरकार बुनियादी ढांचे पर 1 रुपया खर्च करती है तो मध्यम अवधि में उससे अर्थव्यवस्था को 2.5 से 3.5 रुपए का फायदा होता है। रुकिए, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। 1 रुपए के 3 रुपए कैसे बन जाते हैं? इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार एक नया हाईवे बनाने का ठेका देती है। इस हाईवे को बनाने के लिए सीमेंट और स्टील की जरूरत होगी, जिससे उन फैक्ट्रियों को उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल। ठेकेदार सैकड़ों मजदूरों और इंजीनियरों को काम पर रखेगा, जिससे रोजगार पैदा होगा। जब उन मजदूरों को वेतन मिलेगा तो वो बाजार में जाकर राशन और कपड़े खरीदेंगे। और दुकानदारों की कमाई बढ़ेगी। जी। और जब वो हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा तो ट्रकों की माल ढुलाई का समय और खर्च आधा हो जाएगा, जिससे कंपनियों के उत्पाद सस्ते होंगे। अच्छा, तो ऐसे काम करता है ये। इस पूरी प्रक्रिया में वो 1 रुपया अर्थव्यवस्था में घूमकर कई गुना मूल्य पैदा कर देता है। इसीलिए केपेक्स को इकोनॉमी के लिए सबसे फायदेमंद खर्च माना जाता है। अभी पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, लेकिन यहाँ तक तो तस्वीर बहुत पॉजिटिव और सुलझी हुई लग रही है। इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जी बिल्कुल। भारत एक संघीय ढांचा है, मतलब यहाँ केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी सरकारें और बजट होते हैं। रिपोर्ट इशारा करती है कि केंद्र और कई राज्य सरकारों की खर्च करने की प्राथमिकताओं में एक भारी द्वंद्व चल रहा है। एक टकराव की स्थिति है। हाँ, एक तरफ केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें बिना शर्त नकद हस्तांतरण यानी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स पर जोर दे रही हैं। सीधे लोगों के खातों में मुफ्त नकद पैसा। जी। केवल महिलाओं के लिए चलाई जा रही इन नकद योजनाओं का अनुमानित खर्च ही वित्त वर्ष 2026 में 1.7 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आर्थिक सर्वेक्षण का शायद सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक विश्लेषक के तौर पर हमें इसके दोनों पहलुओं को पूरी तटस्थता के साथ समझना होगा। अगर हम इन कैश ट्रांसफर योजनाओं के पॉजिटिव पक्ष को देखें तो ये समाज के सबसे कमजोर वर्गों को तुरंत राहत प्रदान करती हैं। कुछ गहराई से किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए ये योजनाएं उनके मासिक खर्च का 40 से 50% तक का सहारा बन रही हैं। मतलब उनके भोजन और बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। जी, ये उनके लिए एक जीवन दायिनी की तरह काम करती हैं। अगर ये गरीब और कमजोर वर्ग की इतनी बड़ी मदद कर रहा है तो फिर अर्थशास्त्रियों को इस बात से इतनी चिंता क्यों हो रही है? समस्या कहाँ आ रही है? चिंता इस बात की है कि अर्थशास्त्र हमेशा विकल्पों का विज्ञान है। संसाधन सीमित है। अगर राज्य सरकारें अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ नकद बांटने में लगा देंगी तो लंबी अवधि के विकास कार्यों के लिए पैसा कहां से आएगा? सही बात है। इसका सीधा और गंभीर असर राज्यों के खजाने पे दिखने लगा है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े एक बहुत ही डराने वाली तस्वीर पेश करते हैं। वो कैसे? वित्त वर्ष 2019 में जहां 19 राज्य राजस्व अधिशेष या रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में थे, मतलब उनकी कमाई उनके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा थी, वहीं वित्त वर्ष 2025 तक आते आते ऐसे राज्यों की संख्या घटकर मात्र 11 रह गई है। 19 से घटकर 11, मतलब बाकी के राज्य अब राजस्व घाटे का सामना कर रहे हैं। वे अपनी कमाई से ज्यादा रोजमर्रा का खर्च कर रहे हैं। सटीक विश्लेषण।
और इसका सीधा परिणाम यह होता है कि इन राज्यों के पास नए स्कूल खोलने, आधुनिक अस्पताल बनाने या उद्योगों के लिए सड़कें बनाने का पैसा नहीं बचता। वे भविष्य के विकास की कीमत पर आज के खर्च पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर कोई राज्य अपने बजट से ज्यादा खर्च कर रहा है तो उसका नुकसान तो उसी राज्य को होना चाहिए। क्या इस वित्तीय अनुशासनहीनता का असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है? यही वो बिंदु है जहां स्थानीय नीतियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। और इसे समझने के लिए हमें बॉन्ड यील्ड के कॉन्सेप्ट को जानना होगा। बॉन्ड यील्ड? हाँ, बहुत ही सरल भाषा में समझे तो ये वो ब्याज दर है जो सरकार निवेशकों से लिए गए कर्ज पर चुकाती है। वित्तीय बाजार अब केवल केंद्र सरकार का हिसाब किताब नहीं देखते, बल्कि वे केंद्र और राज्यों दोनों के सम्मिलित वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करते हैं। जब निवेशक देखते हैं कि कई राज्य सरकारें वित्तीय अनुशासन तोड़ रही हैं, तो उन्हें जोखिम ज्यादा लगता है। इस जोखिम की भरपाई के लिए वे सरकार से ज्यादा ब्याज की मांग करते हैं। तो क्या इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमें ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है? बिल्कुल है। रिपोर्ट में एक बहुत ही स्पष्ट तुलना की गई है। भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बीबीबी है। दोनों की रेटिंग समान है? जी, लेकिन भारत की 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड 6.7% है, जबकि इंडोनेशिया की 6.3% है। अच्छा। समान रेटिंग होने के बावजूद निवेशकों को भारत को कर्ज देने में थोड़ा अधिक जोखिम महसूस होता है, और इसका एक बड़ा कारण राज्यों का यह बढ़ता हुआ राजस्व घाटा और लोक लुभावन खर्च है। इस तरह कुछ राज्यों की वित्तीय नीतियों के कारण पूरे देश के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। जी बिल्कुल। मतलब एक राज्य की नीतियां पूरे देश की उधारी लागत बढ़ा सकती हैं। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान निकाला गया है? केंद्र सरकार राज्यों को सही दिशा में खर्च करने के लिए कैसे मना सकती है, क्योंकि राज्यों के तो अपने अधिकार होते हैं? इसका समाधान बहुत ही सूझबूझ भरा है। केंद्र सरकार सिर्फ निर्देश नहीं दे रही है, बल्कि उसने एक इंसेंटिव सिस्टम या नज तैयार किया है। नज? हाँ, इसे SACI योजना कहा जाता है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव दे रही है। कैसा प्रस्ताव? अगर राज्य बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करने के लिए तैयार है, तो केंद्र उन्हें 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण देगा। 50 साल के लिए बिना ब्याज का कर्ज? जी, वित्त वर्ष 2026 में इस मद के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये तो किसी भी राज्य के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ये रणनीति काम भी कर रही है। इसी योजना की बदौलत भारी वित्तीय दबाव और नकद योजनाओं के बोझ के बावजूद राज्य सरकारें अपना पूंजीगत व्यय GDP के 2.4% के स्तर पर बनाए रखने में सफल रही हैं। ये केंद्र द्वारा राज्यों को भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण को सुनने के बाद ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि जब हम देश के बजट, घाटे या राजकोषीय नीतियों की बात करते हैं, तो ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए गणित के बोरिंग आंकड़े नहीं होते। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का खाका है कि कोई देश अपना भविष्य कैसे तय कर रहा है। सही कहा आपने। ये नीतियां ही तय करती हैं कि कोई इकोनॉमी अचानक आने वाले ग्लोबल शॉक्स को कितनी आसानी से सह सकती है, महामारी हो, युद्ध हो या सप्लाई चेन में कोई बाधा हो। एक मजबूत राजकोषीय स्थिति ही वो ढाल है जो देश को इन झटकों से बचाती है। बिल्कुल। आज भारत जिस तरह से अपने राजकोष को संभाल रहा है, वो दिखा रहा है कि हम लंबी रेस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के बॉक्स 2.3 की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा। हाँ, वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठाया गया है। हमने भी बात की थी कि कैसे तकनीक और DBT ने 3.48 लाख करोड़ रुपए की चोरी रोक ली। ये एक शानदार कामयाबी है। जी। लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रेलवे और पावर सेक्टर यानी बिजली वितरण में आज भी भारी मात्रा में क्रॉस सब्सिडी मौजूद है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल मुद्दा है जो अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं से गायब रहता है। क्रॉस सब्सिडी का मतलब ये है कि एक वर्ग को सस्ती सेवा देने के लिए दूसरे वर्ग से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं, जैसे रेलवे में होता है। बिल्कुल। रेलवे में आज भी मालगाड़ियों से ज्यादा किराया वसूला जाता है ताकि यात्री ट्रेनों का किराया सस्ता रखा जा सके। और ऐसा ही बिजली के क्षेत्र में भी होता है। जी, उद्योगों और कमर्शियल संस्थानों से बिजली के बिल ज्यादा लिए जाते हैं ताकि घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सस्ती या मुफ्त बिजली दी जा सके। ये एक तरह की छिपी हुई सब्सिडी है जो सीधे तौर पर सरकार के बजट दस्तावेजों में दर्ज नहीं होती, लेकिन ये अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालती है। बहुत भारी बोझ डालती है।
तो आज का हमारा अंतिम और विचारोत्तेजक प्रश्न यही है जो इस पूरे विश्लेषण के बाद श्रोताओं के मन में गूंजना चाहिए। जी। डीबीटी और तकनीक ने भ्रष्टाचार और लीकेज को तो सफलतापूर्वक रोक दिया है, लेकिन क्या रेलवे और पावर सेक्टर में मौजूद इन छिपी हुई सब्सिडियों के बोझ को सुलझाए बिना हमारी अर्थव्यवस्था वास्तव में अपनी चरम क्षमता यानी पीक एफिशिएंसी तक पहुंच सकती है? ये सोचने वाली बात है। जब तक हमारे उद्योगों को माल ढुलाई और बिजली के लिए दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, तब तक ग्लोबल मार्केट में हमारे उत्पाद सस्ते कैसे होंगे? और वो प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? ये निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के सुधारों का अगला बड़ा मोर्चा है। बिल्कुल। इसका समाधान रातों रात नहीं होगा, लेकिन लंबी अवधि की मजबूती के लिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो इसी गहरे विचार के साथ आज के इस खास चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि देश के खजाने, नीतियों और भविष्य की इस जटिल पहेली को समझने में आपको आनंद आया होगा। इस आखिरी सवाल पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ।